गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे मानव पर्यावरण, मानव पर्यावरण इसमें उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, इसमें अपन ने उष्णकटिबंधीय पढ़ लिया था, अमेजन बेसिन में जीवन। अब उपोष्ण प्रदेश में पढ़ेंगे अपन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। देखो ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अमेजन बेसिन में पढ़ा था अपन ने, वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में थी। अब है गंगा ब्रह्मपुत्र, ये अपने भारत की नदी है जो कि उपोष्ण प्रदेश में पड़ता है। यह भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है ना, उसके ऊपरी भाग को उपोष्ण प्रदेश या शीतोष्ण प्रदेश बोलते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन किस प्रकार का है? अब देखो उष्ण कटिबंध में जहाँ जलवायु मतलब आर्द्र पाई जाती है, तापमान अधिक पाया जाता है, उसमें जीवन किस प्रकार का है, कौन कौन से वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, ये सब अपन ने अध्ययन किया था। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन पढ़ेंगे अपन। देखो किस प्रकार का है, यहाँ पे अलग मिलेगा। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। अब देखो कहाँ स्थित है यह? 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। यह उष्णकटिबंधीय जो अपने अमेजन बेसिन पढ़ा था, वो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण में स्थित था। ठीक है ना? अब ये है 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यह स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिहाम, ये लोहित, ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढिए। ये मैंने बता दिया ना, दिहाम और लोहित, ये सारी नदियां ब्रह्मपुत्र की। देखो अब इसमें मैप में भी आपके दिखा रखा है कि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, इसमें गंगा और उसकी सहायक नदियां, और ये इधर से चीन से होती हुई जो ये ब्रह्मपुत्र नदी इसमें यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसमें प्रवेश करती है भारत में। तो इसकी सहायक नदियां मिलाकर यह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनता है। बेसिन का मतलब तुम्हें बता ही दिया था मैंने। अब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। अब गिरिपाद क्या होता है? एक नाम आया ना, हिमालय के गिरिपाद। गिरिपाद का मतलब है हिमालय का जो दक्षिणी भाग है, जहाँ हिमालय पर्वत और उत्तरी भारत का मैदान मिलते हैं, ठीक है, उसे गिरिपाद कहा जाता है। हिमालय का गिरिपाद भारी क्षेत्र जो, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, वो जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो उससे पहले ये पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण, एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो कि सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। भारत का मानचित्र देखें, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका
भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त रहता है, यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। आ गया समझ में कि पर्वतीय क्षेत्रों से जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में जहाँ से ये बहती है नदियाँ, पर्वतीय क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, लेकिन गंगा जो नदी है वो मैदानी क्षेत्र से बहती है अधिकतर, तो उसमें जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अब यहाँ देखो जनसंख्या घनत्व, ये इसकी विशेषताएं हैं मुख्य जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, और उसके बाद है यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, धान यहाँ की मुख्य फसल है। अब कृषि में भी धान या चावल बोल सकते हो आप, धान जो कि देखो पश्चिम बंगाल है, यूपी है, इनमें धान अधिक पैदा किया जाता है, बिहार है। जिन स्थानों पर फसल चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उन्हीं क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढाल वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। अब वेदिकाएं क्या होती है, मैंने बताया ना, वेदिकाओं में फसलें। वेदिका क्या होती है, यह कृषि का एक प्रकार है जो पहाड़ी क्षेत्रों पर यूं ढलान के अनुसार जो फसलें उगाई जाती है ना पहाड़ी क्षेत्रों पर, उसे वेदिका बोलते हैं। ठीक है, ढलानों पर जो फसलें उगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, वेदिका प्रकार की कृषि का प्रकार है। अब इसमें अपन ने पढ़ा है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है इसमें पर्वतीय क्षेत्रों पर जनसंख्या कम पाई जाती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जहाँ नदियाँ जैसे गंगा नदी बहती है, मैदानी क्षेत्र में बहती है, उसमें जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। यहाँ की कृषि मुख्य व्यवसाय है। कृषि में कौन कौन सी फसलें, धान मुख्य फसल है, इसके अलावा है गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चना, ये फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जूट भी उगाया है। ये जो रेशेदार फसलें हैं इसमें जूट की कृषि की जाती है। इसके अलावा कहवा उगाया जाता है, कहवा और चाय के बागान मिलते हैं यहाँ पे, जैसे असम और ये पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा यहाँ पे जो ये जो कहवा और चाय है ये व्यापारिक फसल है। ठीक है ना। अब यहाँ का जनजीवन किस प्रकार का है ये अपन ने पढ़ा है। देखो इसमें 2-3 चीजें पढ़ी हैं अपन ने। यहाँ सिल्क के कीड़े भी पाले जाते हैं, जिससे सिल्क उद्योग भी यहाँ विकसित अवस्था में पाया जाता है। अब इससे आगे देखो, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है। यह तो था कृषि, और यहाँ का रहन सहन, ये 2 चीजें तो अपन ने पढ़नी है कि आपको ये मुख्य 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो इसका विस्तार कहाँ से है, 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में ये पाया जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती हैं इनकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है। अब ब्रह्मपुत्र पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरती है और गंगा नदी है वो मैदानी क्षेत्र में अधिक बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से बहती है वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है, और मैदानी क्षेत्र में जहाँ से गंगा बहती है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा वहाँ की जनसंख्या अधिक किस कार्य में लगी हुई है, कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पे अधिक पाया जाता है गंगा नदी वाले क्षेत्रों में। तो इसके अलावा वहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, मुख्य फसल वहाँ धान उगाई जाती है, या
चावल बोल सकते हो, जो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है ना। इसके अलावा गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना इत्यादि ये फसलें उगाई जाती हैं। कौवा और चाय के बड़े बड़े बागान भी यहाँ मिलते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल और असम में चाय और कौवा के बागान मिलते हैं। इसी प्रकार से जूट की फसल भी उगाई जाती है और रेशम के कीड़े भी यहाँ पाले जाते हैं, जिससे कि सिल्क उद्योग ज़्यादा उत्पादित है। इसके अलावा देखो अब वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती हैं यहाँ पे, और वेदिका प्रकार की पहाड़ी क्षेत्रों में वेदिका प्रकार की या पर्वतीय क्षेत्रों में वेदिका प्रकार की कृषि की जाती है। वेदिका कृषि मैंने बता दिया, ढलानों पर जो ढाल के अनुसार कृषि की जाती है उसे वेदिका कृषि कहा जाता है। ठीक है ना। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, अब यहाँ पे ये सारी चीजें तो अपन ने पढ़ ली, अब वनस्पति पढ़ लेते हैं। इसमें देखो वनस्पति में कौन कौन सी पेड़ उगाए जाते हैं। यहाँ सागवान के वृक्ष उगाए जाते हैं, सागवान, साखू एवं पीपल। सागवान, साखू, पीपल के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन, अब ये तो है पर्णपाती वन, अब मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं डेल्टा क्षेत्रों में। अब डेल्टा कौन सा वन सबसे बड़ा डेल्टा है ना विश्व का, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा, उसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा है ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं। फर, चीड़ और देवदार, ये शंकुधारी वन है। शंकुधारी वन आपने पढ़ा था ना, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। वनों के प्रकार अपने पहले पढ़े थे ना। पर्णपाती वन होते हैं जो मौसम के अनुसार अपनी पत्तियां कुछ समय के लिए अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। मैंग्रोव वन यह डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं और फर, चीड़, देवदार के शंकुधारी वन भी यहाँ पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वनस्पति किस प्रकार के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और ये डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन और शंकुधारी वन तीनों पाए जाते हैं यहाँ पे। आ गए समझ में। अब इससे आगे है बेसिन में विविध प्रकार के, अब ये तो थी वनस्पति। अब वन्य जीव कौन कौन से वनस्पति तीनों प्रकार की यहाँ पाई जाती है। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, हमने पहले लेसन में भी पढ़ा है, वनस्पति के प्रकार जो पढ़े थे उसमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पर। ठीक है। अब इसके बाद में है वन्य जीव किस प्रकार के यहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। देखो इसमें आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है। एक तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन पढ़ा है। इसमें इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ यहाँ इस क्षेत्र, यह बेसिन का निर्माण करती हैं। यह भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यह क्षेत्र पड़ता है। अब इसमें अपन ने किस प्रकार का जीवन होता है, वहाँ पे किस प्रकार के कार्य होते हैं, किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ जनसंख्या पहाड़ी क्षेत्रों में कम पाई जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है यहाँ का व्यवसाय। कृषि में कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से उत्पादित की जाती हैं, इसमें धान की कृषि मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। इसके अलावा गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा ये उगाए जाते हैं। इसके अलावा पटसन की कृषि भी की जाती है और चाय और कहवा की कृषि भी की जाती है। बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं आसाम और पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा सिल्क के कीड़े, वो रेशम के कीड़े भी पाले जाते हैं, जिससे सिल्क
अवस्था में है। अब वनस्पति में अपन ने पढ़ा है सागवान, साखू, पीपल, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं यहाँ पे, मैंग्रोव वन और शंकुधारी वन, शंकुधारी वन, तीनों प्रकार के ये वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अब वन्य जीव है वो अपन कल पढ़ेंगे, कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, ठीक है ना।